नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके न्यूज यूपी 9। मैं हूं आपके साथ हंसिका सिंह। आम आदमी पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने की प्रेस वार्ता। पार्टी के वरिष्ठ नेता इंजीनियर अजय कुमार ने भाजपा सरकार को तानाशाही शासन बताया है। पूर्वांचल प्रांत में बलिया, गाजीपुर, मऊ, देवरिया, आजमगढ़, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, संत कबीर नगर, चंदौली, इसमें हमारे अध्यक्ष होंगे राजेश यादव जी और पूर्वांचल के हमारे प्रभारी होंगे अभिनव राय जी। फिर काशी प्रांत, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, प्रयागराज, कौशाम्बी, वाराणसी, जौनपुर, यहाँ के हमारे अध्यक्ष होंगे पवन तिवारी जी और जो प्रभारी अब तक हम लोगों ने तय किया है, जैसे अयोध्या प्रांत है तो यहाँ के प्रभारी हैं विकास पटेल जी, पूर्वांचल प्रांत है तो यहाँ के प्रभारी हैं अभिनव राय जी और बौद्ध प्रांत है तो वहाँ के प्रभारी हैं डॉक्टर अनुराग मिश्रा जी। तो अभी प्रभारी के तौर पे रोहेलखंड के प्रभारी हैं नदीम अशरफ जायसी। तो प्रभारी के तौर पे अभी रोहेलखंड के, बौद्ध प्रांत के, पूर्वांचल के और अयोध्या के इन प्रांतों में हमने प्रभारी का भी ऐलान कर दिया। बाकी जो 3-4 प्रांत हमारे बचे हैं वहाँ पर प्रभारी की घोषणा हम करेंगे। तो कुल मिलाकर ये संगठन की दृष्टि से एक बड़ा फैसला था कि उत्तर प्रदेश में संगठन का काम कैसे, कि आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया था कि 1 जुलाई से उत्तर प्रदेश में तिरंगा शाखाओं का आयोजन किया जाएगा और उसकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है जिसको सीधे तौर पे तिरंगा शाखा के आयोजन के कार्य को वो कमेटी देखेगी। सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का इससे कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं होगा। आम आदमी पार्टी के जो लोग होंगे वो इस शाखा में शामिल होंगे, इस शाखा को चलाने का भी काम करेंगे, लेकिन उसकी जो प्रमुख जिम्मेदारी है वो हमारे 6 साथियों के ऊपर है। आशुतोष सेंगर जी, अभिषेक सुधीर जी, ब्रिजलाल लोधी जी, कायनात सिद्दीकी जी, जनक प्रसाद जी और संदीप कुमार जी। ये 6 लोगों की जो राज्य स्तरीय कमेटी है ये पूरे शाखा के आयोजन को देखेगी। उससे संबंधित कुछ बातें इन्होंने तय की है, वो अभी आपके सामने एक एक करके हमारे साथी रखेंगे। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि पहले दिन ही यानी कि 1 जुलाई को हमारा प्रयास है कि 500 स्थानों पर उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में शाखाओं का आयोजन किया जाए। लगभग 1000 लोगों ने हमारी वेबसाइट पे जाकर तिरंगा शाखा से जुड़ने की इच्छा जताई है, शाखाओं का संचालन करने की इच्छा जताई है, शाखा प्रमुख बनने की इच्छा जताई है। उसके लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हमने तय किया है, कुछ आचार संहिताएं तय की है, उसका पालन एक एक शाखा प्रमुख को करना होगा। वो बाकी बातें विस्तार से हमारे साथी आपके सामने रखेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये तिरंगा शाखाएं भारत के नौजवानों और भारत के लोगों के मन में राष्ट्रभक्ति का संचार करने का एक बड़ा माध्यम होगा। ये तिरंगा शाखाएं हमको वैचारिक खुराक, राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की वैचारिक खुराक देने का बड़ा माध्यम होगा। ये तिरंगा शाखाएं समाज के अंदर
भाईचारे का वातावरण पैदा करने का माध्यम होगा। क्या है उसका कुछ? देखिए, ये जो समस्या हमारी है ये पूरे भारतवर्ष की है, पूरे देश की है। और जहाँ तक अग्निपथ पे जो भर्तियों की बात है, मैंने उसको हमेशा उसके विरोध में बोला है, क्योंकि ये योजना ठीक है ही नहीं। अगर हम फौज में देखें तो अगर टेक्निकल भी होती, चाहे नेवी की हो, आर्मी की हो, एयरफोर्स की हो, कम से कम 3 से 6 साल लग जाते हैं टेक्निकल जो हमारे लोग हैं उनको तैयार करने में। आज का जो हमारा जो वारफेयर है वो टेक्निकल वारफेयर है। अब हमें क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है, हमें क्वालिटी की ज़रूरत है। तो हम जो 4 साल की बात करते हैं, अग्निवीरों की बात करते हैं, 4 साल में वो क्या सीख पाएंगे नहीं पता, क्योंकि 6 महीने की तो केवल बेसिक ट्रेनिंग होती है कि फ़ौज में कैसे रहा जाता है। और उसके बाद जो होता है 6 महीने तो उसके छुट्टियों में गुजर जाएंगे। तो जब हम 1 साल तो हमारा ऐसे ही निकल गया छुट्टियों में, सब तो 3 साल में वो हमारे देश को क्या दे पाएगा अग्निवीर, ये नहीं पता है। और जो तो आखिर सरकार इस तरह का क्यों योजना चला रही है? क्या उसको देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना अच्छा लगता है? देखिए, जो देश के सरकार की हम बात करें तो वो तो तानाशाही है। आपने देखा होगा नोटबंदी हुई 99.9% पैसा वापस आ गया। जब जीएसटी की बात हुई उन्होंने कहा कि पूरे देश में एक टैक्स होगा, आज भी मल्टी टैक्स है। अगर हम बात करते हैं किसानों के बिल की, वो उस पर भी क्या कहते हैं तानाशाही हुई और बिल लाया गया और 1 साल बाद वापस लेना पड़ा। और यहाँ पे भी किसी से विचार नहीं किया गया। पूर्व सैनिक हैं, अपोजिशन है, राजनीतिक पार्टियाँ हैं, जब कोई बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं जहाँ पे देश की सुरक्षा की बात हो तो आपको सबसे सलाह मशवरा करके लाना चाहिए। और आप देखिएगा आने वाले समय में इस स्कीम को ही वापस लेना पड़ेगा सरकार को। क्योंकि जहाँ तक सवाल है कि जवान को हर तरह की सुख सुविधा, हर चीज़ों की मुहैया कराई जाती थी, वो निश्चित रूप से हर तरह से दिमागी रूप से तैयार होकर देश की सुरक्षा करते थे। अब वो अपने आर्थिक रूप से हालातों से परेशान रहेगा, उसके दिमाग में ये भी रहेगा कि 4 साल बाद फिर हमें पुनः उसी दुनिया में जाना है, तो कितनी संजीदा तरीके से सुरक्षा कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि इन्होंने 25% नहीं बोला है जी, अप टू 25%, 5% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है। जितने लोगों को दिया जा रहा है उसमें से कोई ज़रूरी नहीं है कि 25% को रखा जाए। 75% लोग जब उनको बाहर आएंगे तो वो भी एक बहुत परेशानी का विषय है। लेकिन मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जिसको रहना है वहाँ चापलूसी शुरू हो जाएगी कि हमको 25% में रहना है। 75% जब लोग बाहर आ जाएंगे और 30,000 और 40,000 की सैलरी छोड़ के आएंगे और यहाँ जब उनको गार्ड की नौकरी आएगी 10-12 हज़ार की, तो शायद उनके खर्चे नहीं चल पाएंगे। और उनको हमारे देश के जो सेना में रहे हैं वहाँ की खुफिया जानकारी हो जाएगी, वो हथियार चलाना सीख सकते हैं और कहीं ये गलत रास्तों पे न मुड़ जाए। मेरा एक ये भी सोच है, जो कि ये मेरी सोच है, मैं नहीं कहता पार्टी की सोच है या किसी की, लेकिन मेरी सोच है कि अगर वो हथियार चला के आ रहे हैं, सीख के आ रहे हैं, खुफिया जानकारियाँ हैं और उनको अगर नौकरी बाहर आने के बाद नहीं मिली तो गलत रास्ते पे मुड़ सकते हैं। हमारी सरकार कहती है कि हम रेलवे में नौकरी दे देंगे। अरे रेलवे में 1.5 लाख 2 लाख पद वैसे ही खाली पड़े हैं। फ़ौज की ट्रेनिंग देने के बाद आप रेलवे में उनको आप भर्ती करोगे तो सीधे सीधे आप रेलवे में ही ट्रेनिंग क्यों नहीं दे देते? फ़ौज की ट्रेनिंग की वहाँ क्या ज़रूरत है? आप कहते हो कि हम दूसरी संस्थाओं में, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में नौकरी दे देंगे, तो सीधे आप वहीं क्यों नहीं भर्ती करते? हमारे देश के फ़ौज को आप प्रयोगशाला क्यों बना रहे हैं? वो नौकरी देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए नहीं बनी, वो देश की सुरक्षा के लिए बनी है।